हेलो एवरीवन, क्लास 11th बायोलॉजी का लास्ट थर्ड चैप्टर विच इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट के धमाकेदार सेशन में आप सबका स्वागत है। धमाकेदार सेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे कुछ ब्यूटीफुल डायग्राम्स और कुछ एनिमेशंस भी। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 का असर्शन। चेंज इन बॉडी पॉस्चर इज ड्यू टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं, ये मसल्स, और इन्हीं मसल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज कर पाते हैं। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दिया है दैट स्केलेटल मसल्स हैव प्रॉपर्टीज़ लाइक एक्साइटेबिलिटी एंड कंट्रैक्टिबिलिटी। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि एक्साइटेबिलिटी और कंट्रैक्टिबिलिटी, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग अपने बॉडी के पोस्चर को चेंज कर पाते हैं। तो रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, लेकिन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ यही दो रीज़न नहीं है, सिर्फ यही दो प्रॉपर्टीज़ नहीं है जिनकी वजह से हम लोग बॉडी पोस्चर चेंज कर पाते हैं। और दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इन चारों प्रॉपर्टीज़ के वजह से टोटल हम लोग अपने बॉडी के पोस्चर में चेंज कर पाते हैं। तो ये रीज़न कंप्लीटली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया है दैट विसरल मसल्स आर स्मूथ इन अपीयरेंस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि विसरल मसल्स जो कि स्मूथ मसल्स होती हैं, इनका नाम ही स्मूथ मसल्स रखा गया है क्योंकि ये अपीयरेंस में, दिखने में ये स्मूथ होती है, कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं होता है। तो बिल्कुल ट्रू है असर्शन। रीजन दिया है दैट मेनी मसल सेल्स असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ विसरल मसल। तो बहुत जो मसल होती हैं वो बहुत सारे मसल सेल्स से बनी होती हैं, और ये जो मसल सेल्स हैं वो ब्रांचिंग पैटर्न में नहीं, पैरेलली अरेंज्ड रहती है, किसमें? स्मूथ मसल्स में। लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग लिखा है जो कि गलत है। आप लोग मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ब्रांचिंग पैटर्न कौन से मसल में दिखता है, ठीक है? तो असर्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पे रीज़न गलत है क्योंकि ब्रांचिंग पैटर्न लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3, इसका असर्शन दिया है दैट मसल फाइबर इज सिंचिशियम। देखिए, जो एक मसल होता है उस मसल का एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम, और इन्हीं मसल के अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे मसल बंडल जिनको हम फेसिकल्स भी बोलते हैं, और इनका जो कवरिंग होता है उसे बोलते हैं पेरीमाइसियम। और इन मसल बंडल्स के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, और इन मसल फाइबर का जो कवरिंग होता है वो क्या होता है? एंडोमाइसियम। तो यहाँ पे हम लोग मसल फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं कि मसल फाइबर सिंचिशियम होता है, मतलब कि इसके एक सेल में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं? ताकि ये अच्छे से एफिशिएंट वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रैक्शन को कर सके। तो बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया दैट मसल फाइबर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म। तो जैसे सेल है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही इन मसल फाइबर के अंदर होता है इनका मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और इन सार्कोप्लाज्म के अंदर पैरेलली अरेंज्ड, एक के नीचे एक अरेंज होते हैं मायोफिलामेंट्स, जो कि थिक एंड थिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं हम लोग। तो बिल्कुल रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन कि क्यों मसल फाइबर इज अ सिंचिशियम, ठीक है? इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, इसका असर्शन दिया है दैट द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। मायोफिब्रिल का पोर्शन होता है दो सक्सेसिव जेड लाइन्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं। और ये जो सार्कोमियर है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? कंट्रैक्शन का। और जैसे कि किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन, वैसे ही यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमियर। तो बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया है दैट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड वेयर एज ए बैंड्स रिटेन द लेंथ देयर बाई कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर। तो बेसिकली रीजन में हमें कंट्रैक्शन के प्रोसेस को बताया कि जब कंट्रैक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो आई बैंड्स क्या होता है? आई बैंड वो वाला एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, थिक फिलामेंट जहाँ पे पाया जाता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। तो कंट्रैक्शन के टाइम पे आई बैंड जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है जब ये क्लोज आते हैं एक दूसरे की तरफ पास में, तो ये रिड्यूस हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। और ए बैंड जो है वो सेम वैसे का वैसा ही रहता है। तो
रीजन बिल्कुल ट्रू है कि आई बैंड्स गेट रिड्यूस्ड वेयर एज ए बैंड्स रिटेन द लेंथ। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, इसका असर्शन दिया है दैट मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो बिल्कुल सही है असर्शन, क्योंकि जो मैकेनिज्म है किसका, मसल कंट्रैक्शन का, वो कहाँ से हम लोग समझते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। एक थ्योरी है जिसके थ्रू हम लोग मसल के कंट्रैक्शन को ईजिली समझ पाते हैं। तो बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया दैट कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिक फिलामेंट ओवर द थिन फिलामेंट। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए। जो मोटा वाला फिलामेंट है उसके ऊपर पतला वाला फिलामेंट स्लाइड ओवर होता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया है कि थिक फिलामेंट जो वो स्लाइड होते हैं किसके ऊपर, थिन फिलामेंट्स के ऊपर, जबकि इसका रियलिटी क्या है कि थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। तो रीजन गलत है लेकिन असर्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, इसका असर्शन दिया दैट ऑन स्टिमुलेशन अ मसल सेल रिलीजेस कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब भी हमें लगता है कि हमें कुछ कंट्रैक्ट करना है तो स्टिमुलेशन आती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस जगह पे, इसकी वजह से कैल्शियम आयंस निकलते हैं, किसमें से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मसल के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही सेम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कैल्शियम आयंस को निकलवाता है। तो स्टिमुलेशन जब भी देते हैं तो कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट कैल्शियम बाइंड्स विथ अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूविंग मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रोपोनिन कुछ 3 मॉलिक्यूल्स का बना हुआ एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ पे होता है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जगह जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं और मास्क करके रखे रहते हैं किसको, एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन को। तो ये एक्टिव साइट को मास्क करके रखता है जहाँ से कि मायोसिन आकर के इन एक्टिन के फिलामेंट में ज्वाइन न कर सके। तो कैल्शियम जो है वो इन्हीं ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट पे बाइंड करता है और फिर जैसे ही ये बाइंड करता है तो वो जो मास्क करके रखा रहता है ना मायोसिन वाला साइट, वो वहाँ से हट जाता है अपनी जगह से और आसानी से फिर मायोसिन एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड कर पाता है। तो रीज़न में वही दिया है, तो रीज़न बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को। अगेन बोथ आर इंटायरली डिफरेंट स्टेटमेंट्स, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, इसका असर्शन दिया है दैट अ पर्सन गेट फटीग्ड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तो असर्शन बिल्कुल सही है। यहाँ हमने फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन चैप्टर में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था, जहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज जब बहुत सारा प्रोलॉन्ग बहुत देर तक हम लोग कुछ भारी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल जो है वो थक जाती है। और क्यों थक जाती है उसका रीज़न दिया हुआ है। रीज़न दिया है दैट ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज एनएरोबिकली ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो ग्लूकोज होता है जब उसको एक एनएरोबिक पाथ से आप ले जाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ग्लूकोज क्या है, एनएरोबिकली मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। और लैक्टिक एसिड जो है वही हमें फैटिगनेस लेके आती है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि रीजन में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों एक पर्सन फटीग हो जाता है आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनस एक्सरसाइज, क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, इसका असर्शन दिया दैट रेड मसल्स डिपेंड ऑन एनएरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। तो रेड मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, रेड मसल्स जिनके अंदर मायोग्लोबिन, जैसे आरबीसीज के अंदर रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के वजह से, वैसे रेड मसल्स के अंदर रेड कलर होता है फॉर मायोग्लोबिन। तो इसमें मायोग्लोबिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है तो रेड कलर होता है। एंड इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये करता है। और यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है और कैल्शियम आयंस भी कम ही होते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि ये रेड मसल्स डिपेंड करता है इन एरोबिक प्रोसेस पर फॉर एनर्जी, जबकि ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ना
ना कि एनएरोबिक, इसलिए असर्शन गलत है। रीज़न दिया दैट रेड मसल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन देम। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है कि रेड मसल्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो रीज़न बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, इसका असर्शन दिया दैट बोन हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स वेयर एज कार्टिलेज हैज प्लायबल मैट्रिक्स। असर्शन बिल्कुल ट्रू है। हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में भी पढ़ते हैं कि जो बोन है और कार्टिलेज है इनमें क्या डिफरेंस होता है। बोन में बहुत हार्ड मैट्रिक्स होता है जो कि किससे बना रहता है, कैल्शियम सॉल्ट्स से, और कार्टिलेज के अंदर प्लायबल मतलब थोड़ा सा हार्ड नहीं रहता, वो थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो इट इज वाई, बिकॉज इट कंटेन्स कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। रीजन भी वही दिया है दैट बोन हैज कैल्शियम सॉल्ट्स इन इट्स मैट्रिक्स वेयर एज कार्टिलेज हैज कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स इन इट्स मैट्रिक्स। इसीलिए इन दोनों में ऐसा डिफरेंस है कि एक हार्ड है और एक प्लायबल है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, इसका असर्शन दिया दैट ह्यूमन हैज डाइकोंडाइलिक स्कल। तो ह्यूमन जो है हमारा, जो आपका भी सर है, आप भी ह्यूमन हो ना, हाँ, तो आप ह्यूमन हो तो आपका भी सर जो है ना, उसमें जो स्कल है उसका एक बड़ा सा होल होता है और उसके साइड साइड में ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं। इन्हीं से, यही वाले दो छोटे छोटे होल्स से जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसका फर्स्ट वर्टिब्री जो कि होता है एटलस्ट, वो यहीं से आकर के मिलता है, आर्टिकुलेट करता है। तो इसको हम लोग डाइकोंडाइलिक स्कल बोलते हैं। रीजन वही दिया है बिल्कुल, दैट स्कल आर्टिकुलेट्स विथ सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। और इसीलिए हम लोग स्कल को क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक स्कल। बिल्कुल रीजन और असर्शन दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखाना चाहूँगी। सो वी विल गो ऑन द साइट और फिर आप यहाँ से पूरा ये स्केलेटन ह्यूमन का देख सकते हो, कितना खूबसूरत है, थैंक्स टू MSD मैनुअल्स। और देखो, अगर आप मैं एक सिंगल पीछे का ऑसिपिटल बोन निकालूँ तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, ये 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। तो ये वाला यहाँ पे वर्टिब्री का पहला बोन आकर के फिक्स होता है। तो बिल्कुल असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि क्यों डाइकोंडाइलिक स्कल है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। इसका असर्शन दिया दैट फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। बिल्कुल असर्शन के सही है क्योंकि 24 रिब्स टोटल है, 12 पेयर, 12 हाफ इधर है, 12 इधर है। तो पहले जो 7 पेयर्स होती हैं, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, उनको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आगे स्टर्नम के साथ आकर के जुड़ जाती हैं। ठीक है, रीजन दिया दैट ट्रू रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली टू द स्टर्नम। रीजन बिल्कुल गलत दिया है। ट्रू रिब्स इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो वेंट्रली आगे के साइड स्टर्नम से आकर के जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट कनेक्टेड, इसीलिए रीजन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12, इसका असर्शन दिया दैट द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। जॉइंट्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स में हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डाइलेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और सैडल जॉइंट आता है, जिनमें से ग्लाइडिंग जॉइंट का यहाँ पे एग्जांपल एटलस एंड एक्सिस लिखा है, बिल्कुल गलत है। एटलस एंड एक्सिस पिवट जॉइंट का एग्जाम्पल है जो कि नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल है बिटवीन कार्पल एंड टार्सल। ठीक है, कार्पल और टार्सल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है, ना कि एटलस एंड एक्सिस में। रीजन दिया है दैट ग्लाइडिंग जॉइंट हैव फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। तो बिल्कुल ट्रू है रीजन, क्योंकि जो ग्लाइडिंग जॉइंट है वो किसका एग्जांपल है, साइनोवियल जॉइंट का। और जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं उनके बीच में यहाँ पर कुछ साइनोवियल कैविटी होती है, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये बिल्कुल रीजन सही दिया दैट ग्लाइडिंग जॉइंट है फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। असर्शन गलत है, रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13, इसका असर्शन दिया दैट फाइब्रस जॉइंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लोकोमोशन। तो बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, जिनमें से फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है, नो मूवमेंट, इट इज़ फिक्स्ड जॉइंट। असर्शन यहाँ पे गलत है। रीजन दिया दैट फाइब्रस जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन बोन्स ऑफ स्कल। स्कल्स के बोन में ये जो सोचर्स हैं, हम लोग यहाँ पे
एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं स्कल के बीच में ये जो जॉइंट्स प्रेजेंट है किसका एग्जांपल है, फाइब्रस जॉइंट्स का एग्जांपल। और बिल्कुल मूव नहीं कर पाते। एक बार अपने स्कल को हिलाने का कोशिश करना, हिला हिला, हाँ हाँ कोशिश करो, नहीं हिलाना, बिल्कुल फाइब्रस जॉइंट्स होती हैं, ये बिल्कुल मूवेबल नहीं होती हैं। तो असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14, इट इज आवर लास्ट सेकंड क्वेश्चन। इसका असर्शन दिया था टेटनी इज अ रैपिड स्पैज्म इन मसल। तो टेटनी एक तरह की डिजीज है कि ये जो टेटनी इसमें रैपिड स्पैज्म होता है, मसल का क्रैम्प्स होती हैं, बहुत तेजी से ऐंठन होती है मसल्स के अंदर। बिल्कुल ट्रू है असर्शन। रीजन दिया था टेटनी इज यूजुअली कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो रीजन गलत है क्योंकि टेटनी जो है वो इंक्रीज इन ब्लड के कैल्शियम लेवल से नहीं, ब्लड में जब कैल्शियम लेवल, कैल्शियम की मात्रा जब कम हो जाती है, पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी की वजह से ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है, तो यहाँ इसके वजह से टेटनी होती है। लेकिन रीजन में गलत दिया है कि टेटनी इज यूजुअली कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15 विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन। इसका असर्शन दिया दैट गाउट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। तो बिल्कुल असर्शन सही है। गाउट क्या है, इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स का। जॉइंट्स में जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम लोग गाउट बोलते हैं। और ये क्यों कॉज होता है, रीजन दिया है दैट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स गेट अकोमुलेटेड इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम गाउट। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं पेशेंट्स जिनको गाउट हुआ रहता है। तो बिल्कुल असर्शन सही है और रीजन भी सही है। और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि क्यों गाउट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की। क्यों होती है, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर गाउट होता है। सो हियर वी कंप्लीट दिस इंटायर वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ एनिमेशंस और डायग्राम से आपको मदद मिली होगी। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।